कृपया करके बच्चे, बूढ़े और कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो से दूर रहें। खूबसूरत कन्या की ऐसी बॉडी जिसके शरीर पर जख्म के कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी बहुत ही खौफनाक मौत हुई थी जिससे डॉक्टर भी डर जाते। लेकिन उसके साथ ये सब हुआ कैसे, ये जानने के लिए जब डॉक्टर्स ने उसके अंदर झांकना शुरू किया तो हर कदम पर एक नई कहानी सामने आने लगी। देखो यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब मारने पड़ेगा, जिससे आपकी और हमारी दोस्ती इसी तरह बनी रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहां पुलिस वाले कुछ ब्रूटली मर्डर्ड लोगों का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जहां पे पुलिस वाले देखते हैं कि एक लड़की की लाश भी उसी घर के जमीन में गड़ी हुई थी। ऑफिसर के पूछने पर पता चलता है कि उस लेडी के पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली जिससे कि उसकी जान पहचान हो सके, तो उसे जेन डो का नाम दे दिया जाता है। दर्शकों को बता दूं कि जब विदेश में किसी भी पुलिस वाले को कोई ऐसी अननोन बॉडी मिलती है जिसका कोई अता पता ना हो तो उसे जेन डो का नाम दे दिया जाता है, और अगर बॉडी मेल की हुई मतलब आदमी की हुई तो उसे जॉन डो के नाम से जाना जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि घर में किसी प्रकार की चोरी भी नहीं हुई और घर में कोई ऐसा निशान भी नहीं है जिससे ये पता चले कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा है। अगला दृश्य दिखाया जाता है जिसमें कोरोनर मतलब वो ऑफिसर जो डेथ की वजह जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है टॉमी, और उसका बेटा जिसका नाम है ऑस्टिन, दोनों ही बड़े मजे से संगीत सुनते हुए एक बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। जिसके बाद टॉमी अपने बेटे से कुछ सवाल करता है जिससे कि उसका बेटा भी उसी की तरह ही अपने काम में माहिर हो जाए। जिसके बाद फादर साहब वहां से चले जाते हैं और बाहर खड़े होकर सुट्टा फूंकने लगते हैं। वहीं अंदर उनका बच्चा ऑस्टिन लाशों का लेखा जोखा कर रहा था, और जैसे ही वो बाहर आता है उसकी गर्लफ्रेंड एमा पीछे से आ जाती है, जिससे ऑस्टिन डर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को बड़ा मजा आ जाता है। जिसके बाद एमा जिद करने लगती है कि मुझे तुम्हारा काम देखना है कि तुम करते क्या हो, क्या तुम मुझे एक लाश दिखा सकते हो। तो ऑस्टिन मना करता है कि नहीं, तुम देखने के बाद ये सब भूल नहीं पाओगी, और इस मामले में मेरे पिताजी भी बहुत सख्त हैं, तो मैं ये सब नहीं दिखा सकता। बट तभी अचानक से फादर साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि कोई नहीं, एक चूज कर लो और वही देख लो। जिसके बाद ऑस्टिन खुद ही जाके एक बॉडी दिखा देता है, बट एमा में अलग ही चुल थी, तो उसने कहा कि नहीं, उसके बगल वाली दिखाओ। तो ऑस्टिन बोला, अरे बॉडी तो बॉडी ही है, इतना क्या। लेकिन एमा कहती है कि मैंने तो दूसरी बॉडी चूज की है, मुझे वही दिखाओ। जिसके बाद ऑस्टिन दूसरी बॉडी निकालता है जिसके पैर में घंटी बंधी हुई थी। तो एमा के पूछने पर फादर साहब बताते हैं कि हम पैर में घंटी इसलिए बांधते हैं जिससे कि हमें पता रहे कि वो मर गया है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब बड़ा मुश्किल होता था बॉडी देख के बताना कि ये डेड है या नहीं। और फिर एमा जैसे ही चेहरा देखने जाती है उसकी बेल्स ऑस्टिन बजा देता है, जो सुन के एमा डर जाती है और बॉडी का फेस नहीं देखती। जिसके बाद ऑस्टिन और एमा दोनों बाहर जा ही रहे थे कि वो देखते हैं ऑफिसर एक बॉडी लेके आता है। उसके बाद वो दोनों ऊपर आ जाते हैं, लेकिन ऑस्टिन अपने फादर की चिंता कर रहा था कि क्या पता उन्हें मेरी जरूरत हो उस नई बॉडी के साथ। और तभी ये पता चलता है कि एमा चाह रही थी ऑस्टिन अपने पिताजी को छोड़ के एमा के साथ रहे, बट ऑस्टिन जानता था कि उसके पिता को अभी भी उसकी जरूरत है, इसलिए वो एमा को प्रेम से मना के भेज देता है और वो चली जाती है। उधर नीचे पुलिस वाला बताता है कि आपके पास एक ही दिन का वक्त है गुरु, क्योंकि मीडिया वाले डंडा किए हुए हैं, उन्हें भी कुछ छापने के लिए चाहिए। और फिर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद एक बार फिर बाप बेटे जुट जाते हैं अपने काम में। अब क्योंकि ये सब काम उनको कैमरे पर करना होता है तो वो हर एक चीज बोलते रहते थे, तो ऑस्टिन अपना काम चालू कर देता है। वो बॉडी को देख के बोलना शुरू कर देता है कि बाहर से शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है और ना ही कोई ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन तभी वो उसकी आंखें देखता है जो कि ग्रे कलर की थी, जो देख के फादर साहब भी बोलते हैं कि ऐसा तो तभी होता है जब आदमी को मरे बहुत टाइम हो जाए। लेकिन शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स देख के समझ में आता है कि मरने के बाद बॉडीज में जो अकड़न आ जाती है इसमें तो वो भी नहीं। उसके बाद ऑस्टिन बोर्ड पे कुछ दर्ज करने जाता है और फादर साहब बॉडी के पैर चेक करने लगते हैं, तो देखते हैं कि उसके पैरों के जोड़ तो टूटे हुए हैं, मतलब हड्डियां चूर हो गई हैं। तो ऑस्टिन पूछता है कि बिना बाहरी निशान दिए अंदर की हड्डियां कोई कैसे तोड़ सकता है। तो पिताजी बोलते हैं कि ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं मैंने, हल्के हल्के फ्रैक्चर से। तो ऑस्टिन कहता है हल्का इसकी हड्डियां चूर हुई पड़ी हैं। और तभी टॉमी को हाथों और पैरों के नाखूनों में, यहाँ तक कि बालों में भी पीट मिलता है, मतलब नरम कोयला। तो टॉमी बोलते हैं कि ये तो पीट है जो कि सालों के बाद देखने को मिल रहा है, आसानी से इधर मिलता नहीं हो सकता है इसे नरम कोयले से ही ढका गया हो या फिर उसी में दफनाया गया हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कोयला यहाँ आसपास नहीं मिलता, लेकिन देश के ये उत्तरी कोने पर मिलता है। और फिर उसके बाद टॉमी जेन के कान नाक चेक करता है तो कुछ खास नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही ऑस्टिन उसका मुंह खोलता है वो देखते हैं कि उसकी जीभ तो जैसे किसी ने नोच ली हो।
काटी नहीं, नोच ली हो। तो टॉमी बताते हैं कि लगभग 15 साल पहले ऐसा ही एक केस था जहां पे 2 लड़कियों के हाथ पैर कसकर बांध दिए गए थे जिससे वो भाग ना सके और उनकी जीभ काट ली गई थी जिससे वो चिल्ला ना सके। उधर ऑस्टिन उसकी फोटो लेते हुए देखता है कि उसकी नाक से खून के साथ मक्खी भी बाहर आती, लेकिन खून तो सूख जाना चाहिए। उसके बाद टॉमी उसके मुंह से धागे जैसा कुछ निकालते हैं और लैब में चेक करने के लिए कहते हैं। फिर टॉमी उस बॉडी के अंदर झांकते हुए बताते हैं कि उसके अंदर के पार्ट्स कटे हुए हैं, उसकी अंदरूनी हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, जीभ नोच ली गई है, लेकिन शरीर के बाहर कोई निशान नहीं। इसका मतलब ये केस थोड़ा हार्ड होने वाला है। अब क्योंकि इनका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मतलब ऊपर ऊपर से हो गया था, तो इन्होंने 2 मिनट का ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद जेन का इंटरनल एग्जामिनेशन चालू होता है। मतलब अब चीर फाड़ करके अंदर देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैडम मरी कैसे, जिसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। तो इंटरनल एग्जामिनेशन हार्ट मतलब दिल और लंग्स मतलब फेफड़े से शुरू करना था, बट जैसे ही टॉमी जेन की बॉडी कट करने ही वाला था, रेडियो पर उसे चीख जैसा कुछ सुनाई देता है, लेकिन वो फिर ठीक भी हो जाता है। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन कट लगते ही ब्लड बहुत तेजी से निकलने लगता है। अब ये भी एक चिंताजनक बात थी क्योंकि मरी हुई बॉडी में खून सूख जाता है। इस पर जब ऑस्टिन चिंता जताता है तो टॉमी उसके फादर साहब ये बोल देते हैं कि मैंने ऐसा पहले भी देखा है जब ब्लड का प्रेशर बिल्ड हो जाता है, लेकिन तब बॉडीज फ्रेश रहती हैं, बट ये तो बहुत पुरानी है। जिसके बाद ऑस्टिन उसका ब्लड का सैंपल लेकर फ्रिज में रख देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो देखता है तो फ्रिज से ब्लड गिर रहा होता है। तभी टॉमी देखता है कि जेन की कमर का साइज उसकी बॉडी की साइज से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा तो तभी होता है जब हम बहुत लंबे समय तक कॉर्सेट पहने। कॉर्सेट एक तरह की ड्रेस होती है जो खासकर महिलाओं के लिए होती है और बहुत पुराने समय पर पहनी जा रही थी। इस पर ऑस्टिन भी यही बोलता है कि ये फैशन तो कई 100 साल पहले ही आउट ऑफ फैशन हो गया था। टॉमी जब जेन की रिब की हड्डियां काट कर बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि जेन के फेफड़े पूरी तरह से काले पड़ गए थे। ऑस्टिन के पूछने पर टॉमी बताते हैं कि ऐसा तो तब भी नहीं होगा अगर आप 30 साल तक लगातार 10-10 पैकेट सिगरेट पिए। ये कुछ इसी तरह है जैसे किसी के सर के अंदर गोली मिले बट सर के ऊपर गोली का कोई निशान ना। और फिर जब उसका दिल निकाला जाता है तो वो देखते हैं कि उसके दिल को भी जैसे किसी ने चीरा और काटा हो, बट उसके भी निशान बाहर से नहीं थे। ऐसे ही निशान उसके अंदर और भी थे। फिर टॉमी कहता है मान लो अगर इसकी बॉडी बाहर से भी वैसी ही दिखती जैसा अंदर सच में हुआ है, मतलब हड्डियों का चूर होना, लंग्स का पूरी तरह से जला होना, शरीर पूरी तरह से काटा गया है, अगर ये सब ऊपर से भी दिखता तो कैसा होता। तो ऑस्टिन उसका बेटा बोलता है कि इसकी बॉडी पहचान में भी ना आती, इस शरीर का कोई आकार ही न रह जाता, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। और ऐसा हो भी कैसे सकता है, अंदर इतना कुछ हुआ हो जिसका बाहर कोई नामो निशान ही नहीं। टॉमी बोलता है अगर किसी को केवल मारना हो तो 1000 तरीके, लेकिन कोई ऐसा तभी करता है जब मामला थोड़ा पर्सनल हो। उधर ऊपर बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी, तभी बाहर से आवाज आती है तो ऑस्टिन बाहर देखने चला जाता है जहां उसे शीशे में कोई दिखता है, बट वो देखने जाता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। इधर टॉमी के हाथ में जेन की हड्डियों से कट लग जाता है तो वो भी उसको धुलने चले जाते हैं। उधर ऑस्टिन फिर से ऑपरेशन रूम में आ जाता है जहां पे एक ड्रॉर अपने आप खुल जाता है जिसे वो बंद कर देता है। तभी टॉमी भी आ जाते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने, और फिर जेन के पेट में से एक फ्लावर निकलता है तो टॉमी फटाफट एक बुक खोल के देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो एक तरह का नशीला पौधा है जो कि उत्तर दिशा में पाया जाता है। तो इससे एक बात तो पता चल गई कि चलो जेन उत्तर दिशा से आई हुई है। उसके बाद उसकी अतड़ियां काटी जाती हैं जिसमें से एक दांत मिलता है जो कि किसी तरह के कपड़े में लपेटा हुआ था। जिसके बाद ऑस्टिन मिले हुए धागे से पता लगाता है कि किसी ने जेन का ही दांत तोड़ के किसी कपड़े में लपेट के उसे निगलने पर मजबूर किया होगा। तो फादर पूछते हैं कि और जो कपड़े पर चिन्ह बने हुए हैं उसका क्या। ऑस्टिन कहता है हो सकता है ये किसी तरह की प्रथा हो या कोई धर्म हो। तो टॉमी कहता है अच्छा ये बताओ अभी तक हमें पता क्या चला। तो ऑस्टिन बोलता है कि सबसे पहले तो इसके पैर बांधे गए होंगे, फिर इसकी जीभ खींच कर निकाली गई होगी, फिर इसे जहर देके इसे पैरालाइज कर दिया गया होगा, फिर इसका दांत और वो कपड़े का टुकड़ा निगलवाया गया होगा, उसके बाद इसे जगह जगह काटा गया, फिर इसे जला दिया गया होगा। ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान की कोई बलि देनी हो। तो टॉमी कहता है इतना सब कुछ कोई बिना बाहरी निशान दिए कैसे कर सकता है, यहाँ तक कि इसका नाखून भी नहीं टूटा हुआ है। तो ऑस्टिन बोलता है कि हमें रीजन ढूंढना चाहिए इसके साथ ऐसा हुआ क्यों, तो शायद हमें पता चल जाए कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन
फादर साहब अपना काम जारी रखते हैं। तभी रेडियो पर एक न्यूज की जगह अचानक से गाना चलने लगता है जो कि कोई लड़की गा रही थी और ऑस्टिन दोबारा बोलता है कि पिताजी मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन टॉमी जेन की बॉडी की ऊपरी लेयर हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर टैटू जैसे कुछ चिन्ह छपे हुए हैं और तभी गेट अपने आप बंद हो जाता है, लाइट्स टूट जाती है और पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है। ऑस्टिन लाइट्स जला के देखता है तो सारी लाशें अपनी जगह से गायब थी। तो फाइनली टॉमी बोलते हैं कि जल्दी निकल यहाँ से और फिर तभी जनरेटर से थोड़ी सी लाइट आती है लेकिन लिफ्ट नहीं खुलती। तो वो दरवाजे के पास जाते हैं लेकिन वो भी इनसे नहीं खुलता। तो उनका सिग्नल भी चला जाता है। तभी वहाँ पे किसी के चलने की आवाज आती है लेकिन बाप बेटे खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। टॉमी पुलिस को फोन लगाने लगते हैं लेकिन मदद मांगने से पहले ही फोन कट जाता है। लेकिन बाहर से तभी कोई आवाज आती है जिसे ध्यान से सुने तो वो घंटी बज रही थी। ऑस्टिन देखता है तो वो वही आदमी था जो मर चुका था और उसके पैर में घंटी बंधी थी। अचानक से दरवाजा खटखटाने लगता है जिसके बाद दोनों ने दरवाजे को ब्लॉक किया और टॉमी अपना काटा हुआ हाथ एक बार फिर से साफ करने जाता है और तभी अचानक से टॉमी को पीछे से कोई खींच लेता है लेकिन किसी तरह ऑस्टिन दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसता है लेकिन तब तक जो भी था जा चुका था। लेकिन टॉमी बताता है कि जो भी था उसके पास वैसी ही आंखें थी जैसी जेन की थी। तो ऑस्टिन बोलता है कि मैं तो कब से कह रहा हूँ सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है। लेकिन फादर साहब कहते हैं ये असंभव है। ऑस्टिन कहता है कि असंभव तो वो है जो उस बॉडी के साथ हुआ है। तो दोनों सोचते हैं कि अब क्या किया जाए और कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस उसी रूम में आते हैं। तो देखते हैं कि जो भी जेन की बॉडी से निकाले थे वो सब बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी इन सब चीजों को संभाल कर रखी हुई थी। फिर जेन की बॉडी बंद करके रखने की तैयारी करने लगते हैं और इसी दौरान उस रूम का दरवाजा एक बार फिर से बंद हो जाता है और अपने आप लॉक भी हो जाता है। फिर ऑस्टिन दरवाजा तोड़ के झांकता है तो देखता है कि वहां से एक लाश झांक रही थी। फिर फादर साहब खुद भी देखते हैं कि वो लाश अब जिंदा हो चुकी है। ऑस्टिन का दिमाग अचानक से खिसकता है और वो तेल डालकर जेन की बॉडी जलाने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी में आग लगती है पूरा रूम ही जलने लगता है और जब रूम की आग बुझाने जाते हैं तो उसकी बॉडी पर लगी हुई आग भी अपने आप बुझ जाती है और उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं था। अब दोनों बाप बेटे की पूरी तरह से फटके हाथ में आ चुकी थी। तभी उन्हें लिफ्ट की आवाज आती है तो वो लिफ्ट की ओर भागते हैं लेकिन वहां पहुंचते ही लिफ्ट बंद हो जाती है और वो घंटी वाला आदमी एक बार फिर वहां आने लगता है। लेकिन तभी किसी तरह लिफ्ट तो आ जाती है बट उनके अंदर घुसने के बाद लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था और जब वो बॉडी पास आती है तो फादर साहब उसे कुल्हाड़ी से मार गिराते। लेकिन जब ऑस्टिन बाहर आके देखता है तो वो देखता है कि ये तो एमा मरी पड़ी थी। अब क्योंकि एमा ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड थी तो मामला थोड़ा सा गमगीन हो जाता है। लेकिन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए टॉमी ऑस्टिन को लिफ्ट में खींचता है लेकिन लिफ्ट अब ऊपर ही नहीं जाती। उधर आग अपने आप स्टार्ट हो जाती है जिसका धुआं हर जगह फैलने लगता है और ऑस्टिन भी कहता है कि उसने हर एक इशारे दिए कि हम उसकी बॉडी को खोलने का प्रयास न करें लेकिन उसने हमें अभी तक जिंदा क्यों रखा है। शायद हमें इन सब के पीछे की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए तो क्या पता हम शायद उसे रोक पाए। तो दोनों लोग एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन इस धुएं में उसके डैड पर कई सारे हमले होते हैं लेकिन किसी तरह से वो लोग ऑपरेशन रूम में पहुंच जाते हैं। अब ऑस्टिन उसका सर खोलता है तो पता चलता है कि ब्रेन मतलब दिमाग तो एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई चोट नहीं। तो उसका एक हिस्सा काट के वो देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो उसके मरने की वजह तो इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि असल में तो वो कभी मरी ही नहीं, वो अभी भी जिंदा है। इस पे तो ऑस्टिन डिस्टर्ब हो जाता है कि हमने उसकी खोपड़ी तक खोल ली, दिल बाहर निकाल लिया, जिंदा जला दिया और ये अभी तक जिंदा है। तो टॉमी कहता है कुछ तो है जो इसे जिंदा रख रहा है, कोई तो एनर्जी है। तभी उसके बॉडी से निकले हुए कपड़े पे ऑस्टिन को कुछ दिखाई देता है जिसके बारे में एक किताब में लिखा हुआ था कि कोई अगर मरे हुए लोगों की रूह से बात करने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा क्योंकि वो चुड़ैल होती थी। और उस कपड़े में ये भी लिखा था कि ये बात 17वीं सेंचुरी की थी, 17th सेंचुरी। इसका मतलब ये हुआ कि जेन 17वीं सदी की चुड़ैलों में से थी जो मरे हुए लोगों की रूह से बात करती थी, इसीलिए इसको इस तरह की मौत दी गई थी। तो ऑस्टिन बोलता है कि जो इन चुड़ैलों को मारने की प्रथा थी वो लगता है काम नहीं की और ये जिंदा रह गई। फिर टॉमी कहता है क्या पता हम इसके साथ जो कर रहे हैं ये अभी भी फील कर सकती है और शायद ये चाहती है कि हम भी उस दर्द को फील करें, इसीलिए इसने हमें अभी तक जिंदा रखा है,
मारा नहीं, ये इसका बदला है। ऑस्टिन बड़ी बेचैनी से पूछता है कि हम ही क्यों? तो फादर साहब कहते हैं कि क्योंकि हम इसके रास्ते में पड़ गए हैं, बस इसलिए ये अभी भी ये सब कुछ सहन कर रही है और ये तभी खत्म होगा जब। ऑस्टिन पूछता है कब खत्म होगा पापा, कब? लेकिन टॉमी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले दरवाजा टूटने लगता है। तो ऑस्टिन दौड़कर दरवाजा संभालने चला जाता है। तो टॉमी जेन की आंखों में ऐसे झांकता है जैसे शाहरुख खान काजोल की आंखों में झांकता, और फिर धीरे से जेन से कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर लो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। और फिर तभी सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ऑस्टिन के पिता के साथ वो सब होने लगता है जो जेन के साथ कभी हुआ था। उनके हाथ पैर की हड्डियां चूर हो जाती हैं, अंदर से चोटें लगना शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे इनके साथ ये सब हो रहा था जेन ठीक होती चली जाती है। लेकिन दर्द बर्दाश्त के बाहर था। तो टॉमी अपने बेटे से भीख मांगता है कि प्लीज अब मुझे मार दो, और ऑस्टिन ये करना नहीं चाह रहा था, बट बढ़ते दर्द को देखते हुए उससे रहा न गया और उसने अपने पिता को खत्म कर दिया। जिसके बाद लाइट्स वापस आ जाती हैं, सारी लाशें अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। बाहर से आवाज आती है कि दरवाजा खोलो। तो ऑस्टिन दौड़ कर जाता है, वो कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। लेकिन वो आवाज अचानक से गाना गाने लगती है। ऑस्टिन पीछे देखता है और फिर जैसे ही ऑस्टिन फिर से दरवाजे की ओर मुड़ता है तो उसके फादर ही खड़े मिलते हैं और वो वहां से नीचे गिरकर मर जाता है। अगली सुबह जब पुलिस वाला आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में यहाँ हुआ क्या, और जेन की बॉडी देखता है तो वो वापस से फिट और फाइन हो गई थी, जिसे दूसरी जगह ले जाने का ऑर्डर दे दिया गया। फिर कार में जेन की बॉडी दिखाई जाती है जहाँ उसका पैर हिलता हुआ दिखाई देता है, और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। और आपकी फटी की नहीं फटी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं हूं द सिनेमाकार, मिलता रहूंगा इसी प्रकार। धन्यवाद।